गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं। करेंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट उतना रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक्सीडेंटली मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया। ये अपने एक लेक्चर में किसी कॉपर वायर से करंट फ्लो करवा रहे थे। किसी कॉपर वायर से करंट फ्लो करवा रहे थे और संयोग से वहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वायर में जैसे ही करंट आया, इस कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करता। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वायर के किसी भी सेक्शन में तुम देखोगे तो जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, तो वायर के किसी भी सेक्शन में तुम्हें नेट चार्ज जीरो दिखेगा। तो वायर में करंट हो या ना हो, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो वायर में करंट हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस मैग्नेटिक निडल पर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगा। इसका मतलब है कि ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था जिसमें यह क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह एक्सप्लेन किया कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो कैसे? सपोज ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर। तो उन्होंने क्या देखा कि ये करंट कैरिंग वायर इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये करंट कैरिंग वायर। ये कैसे समझ में आया? अगर मैं इसी प्लेन को ऊपर से देखूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो मुझे कैसा दिखेगा? और
ऊपर से देखने पर करंट किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ। अगर ये ऊपर से देखने वाला व्यू है तो करंट बाहर की तरफ। तो मैं करंट को इस तरह से दिखाता हूं, करंट को बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक नीडल रख दिया गया, करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा था, सर्कुलर। वो कैसे पता चला, बहुत सारे मैग्नेटिक नीडल लिया गया और इस तरह से रखा गया सर्कल में। इस तरह से रखा गया तो देखा गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, सारा डायपोल अपने को अलाइन कर लिया इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो ये मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल यहां होगा और साउथ पोल यहां होगा। इस बेसिस पर ये डिसाइड हो गया कि ये करंट कैरिंग वायर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हुआ कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है उसका वैल्यू कितना कैसे फाइंड करेंगे और वो कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया जिसको बोलते हैं हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ। ये तुम्हारे बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोट-सावर्ट लॉ, जो एक्सप्लेन करेगा कि किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ ये बोलता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग वायर बोलो या फिर चार्ज। कौन सा चार्ज? मोशनल चार्ज, स्टेशनरी चार्ज नहीं, मोशनल चार्ज। मोशनल चार्ज या फिर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो पहले करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करता हूं। ये कोई करंट कैरिंग वायर है। सपोज वायर में करंट आई है। इस वायर का मैं छोटा सा सेक्शन लेता हूं, डीएल लेंथ। डीएल लेंथ किधर? करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। इस करंट एलिमेंट, ये जो करंट का जो सेक्शन दिख रहा है डीएल लेंथ, इस डीएल लेंथ के कारण किसी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं। मान लो मुझे इस पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, किसके कारण? इस डीएल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस डीएल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो मैं क्या करूंगा,
इस डीएल के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं लिखूंगा। इसके कारण मुझे यहां फील्ड लिखना है, तो यहां का मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा किसके रिस्पेक्ट में, जिसके कारण लिखना है मुझे डीएल के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर लिखो। डीएल के रिस्पेक्ट में जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था उसका पोजीशन वेक्टर लिखा। मान लो ये है पोजीशन वेक्टर आर। तो इस डीएल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बायोट सावर्ट लॉ बताता है कितना होगा, डीबी, क्योंकि स्मॉल लेंथ है डीएल लेंथ, तो डीएल लेंथ के कारण डीबी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा। डीबी का वैल्यू कितना, कुछ कांस्टेंट, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में कैसा कांस्टेंट लेते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कांस्टेंट ऐसा नहीं लेते, यहां पर कांस्टेंट लेते म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट ऐसा, मैग्नेटिक में कांस्टेंट ऐसा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये इस डीएल सेक्शन के कारण पी पॉइंट पर, और आर क्या है, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो इसका पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, डीएल के रिस्पेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये समझना कि आर है क्या। आर जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसका पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके कारण, जिस वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। डीएल सेक्शन के कारण लिखना था, तो डीएल के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बायोट सावर्ट ने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखेंगे डीएल सेक्शन के कारण आर पोजीशन वेक्टर पर। तो पहले मैं इसे डिफाइन कर लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड by moving charges or electric current according to Biot-Savart law. The magnetic field dB, P पॉइंट पे लिख रहा हूं तो यहां मैं P लिख देता हूं। द मैग्नेटिक फील्ड at a point P due to स्पेस नहीं है यहां पर इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ड्यू टू current element IDL
एक टर्म यूज कर रहा हूं, करेंट एलिमेंट। करेंट एलिमेंट किसको बोलते हैं? आई इंटू डीएल वैक्टर को, करेंट इंटू डीएल वैक्टर को बोलते हैं करेंट एलिमेंट। इस करेंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करेंट एलिमेंट आई डीएल ड्यू टू current carrying wire is नहीं, due to current carrying wire at position vector R is, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइनली बायोट सावर्ट के अकॉर्डिंग डीएल लेंथ ऑफ द वायर के कारण आर पोजीशन वेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखेंगे हम लोग। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब सिर्फ इस फार्मूला से एक क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं कुछ नहीं इसके अलावा ये लिखा हूं, सिर्फ ये फार्मूला लिखा हूं। अब मैं इसी को चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा माइल्ड सा चेंजिंग करता हूं सिचुएशन को, और फिर तुम्हें फार्मूला बताना है। मैं सिचुएशन चेंज करता हूं और फिर तुम फार्मूला में बताना कि क्या चेंजिंग है। क्वेश्चन क्या है कि कोई करेंट कैरिंग वायर है जिसमें करेंट आई है, एक डीएल लेंथ वायर का लिया गया, ये ओरिजिन है। इस डीएल लेंथ का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर है। इस डीएल लेंथ का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर है। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ डीबी एट ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन को ओ लिख रहा हूं तो डीबी एट ओ इक्वल टू क्या लिखोगे? तो कुछ ऐसा ही अगर बोल दे कि इसी फॉर्मेट में अपने को लिखना है, लेकिन क्या मैं चेंजिंग करूं यहां पर, तो कैसे लिखोगे इसको? तुम्हारे एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सोचो क्या चेंजिंग करोगे। जो मैंने एक्सप्लेन किया था बायोट सावर्ट लॉ में डायग्राम, और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। और मैंने उस पर स्ट्रेस भी डाला था कि क्या था। तुम एससी वर्मा का वो प्रॉब्लम जो एससी वर्मा में गिवन है वो तुम देखना। इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, सॉरी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एससी वर्मा में, उसको देखना तुम। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। याद करो मैंने पोजीशन वेक्टर का क्या एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर ये है, लेकिन बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आर क्या है?
जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, डीएल के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसके कारण, तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर तो ये होना चाहिए था। तो ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो तुम्हारा ये पोजीशन वेक्टर माइनस आर होगा। इतना ही तो फर्क होगा, बाकी सब कुछ तो वही है। आई करेंट है, उसका डीएल सेक्शन का करंट, डीएल वायर के कारण मैं, डीएल लेंथ ऑफ वायर के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं इस पॉइंट पर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां का पोजीशन वेक्टर डीएल के रिस्पेक्ट में, तो ये आर बता दिया क्वेश्चन में, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, माइनस आर। तो बस अपना चेंजिंग क्या करना है, यहां माइनस करना था, तो बन जाता है ये क्या, ओ पॉइंट का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां माइनस ना करके तो माइनस यहां कर दो, यहां वाला माइनस उठा के यहां ले आओ। नहीं तो और भी तरीके से इसको चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग। कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस माइनस के बदले इस माइनस को मैं हटा दूं तो तुम्हारा जो क्रॉस है वो क्या बन जाएगा, आर क्रॉस डीएल बन जाएगा। तुम याद करो, ये पढ़े होगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो वही तो करने जा रहा हूं मैं, माइनस हटा दूंगा तो क्रॉस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर क्रॉस डीएल अपॉन आर क्यू। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि तुम्हारा वायर आर पोजीशन वेक्टर पर है और ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो सिर्फ फार्मूला से, जो फार्मूला जैसे एक्सप्लेन किया गया था उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन था। अब वापस मैं इस फार्मूला पर आता हूं, जो मैंने बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला लिखा, उसको फिर से मैं वापस आता हूं। तो बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला यही तो है, जिसमें क्या था, ये डीएल था, ये आर था, अब यहां से देखो क्या क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या, अब इसका डायरेक्शन वही होगा जो डीएल क्रॉस आर का होने जा रहा है। फिर से देख लो, क्रॉस आ गया, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये फार्मूला नहीं समझ में आया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कभी तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर ये फार्मूला से अभी जो मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूं वो नहीं समझे तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। तो डीबी का डायरेक्शन क्या है, डीबी का वही डायरेक्शन होगा जो डीएल क्रॉस आर का होने जा रहा है। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन जिस प्लेन में डीएल और आर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि दो वेक्टर किसी न किसी प्लेन में तो होंगे ना। देखो तो ये दोनों वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दो वेक्टर किसी न किसी प्लेन में होते हैं। तो डीवी क्या है, डीएल और आर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने पूरा सिस्टम बोर्ड के प्लेन में रखा है। तो डीएल भी बोर्ड के प्लेन में है और आर भी बोर्ड के प्लेन में है। तो डीएल और आर दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो डीएल क्रॉस आर बोलो या डीबी बोलो, वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर या अंदर
अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो अंदर होने जा रहा है या बाहर होने जा रहा है बोर्ड के। अब अंदर होगा या बाहर होगा वो कैसे देखेंगे? तो देखो तो डीवी का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ। तुम्हारा डीएल क्या है? यही तो डीएल है, ये डीएल है और ये आर है। डीएल से आर की तरफ स्क्रू को घुमाओ। तुम्हें यही तो सिर्फ पता करना कि अंदर या बाहर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अंदर होगा या बाहर होगा। इतना तो डिसीजन ले सकते हो ना कि बोर्ड के प्लेन में डीएल और आर है तो डीएल क्रॉस आर या डीबी बोलो, बोर्ड के प्लेन के अंदर या बोर्ड के प्लेन के बाहर। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ स्क्रू को घुमाओ। किधर जा रहा है? अंदर। जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस पी पॉइंट पर, अंदर की तरफ। इसके और भी तरीके हैं देखने के। तुम्हें यही डिसीजन लेना है ना सिर्फ कि अंदर या बाहर, और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि बोर्ड से कुछ एंगल बना के जा रहा है, बोर्ड से 90 डिग्री पर जा रहा है, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है। ये नहीं कि ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों बोर्ड के प्लेन में है। तो अपने को सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि बोर्ड के प्लेन के बाहर या बोर्ड के प्लेन के अंदर। तो करंट यहाँ पर भी फील्ड चाहिए। करंट के डायरेक्शन में थंब रख दो, रख दिया। ये किधर जा रहा है? देखो तो फिंगर सारा अंदर, अंदर जा रहा है मैं फिंगर, यानी कि बी फील्ड इधर क्या होगा? अंदर होगा। यही नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो तुम। ये देखो तो करंट पर मैंने थंब रख दिया, लेकिन राइट हैंड यूज करना है। करंट को थंब को करंट पर, करंट के डायरेक्शन में रख दिया। अब इसको मैं अंदर कर रहा हूँ, ये अंदर जा रहा है, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है, यहाँ 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 बोर्ड पे ही, बोर्ड पर, यहाँ नहीं, बोर्ड के प्लेन में मैं बोल रहा हूं, तो क्या करता मैं? डीएल और आर, मान लो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना होता, डीएल और आर दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब को रख दिया करंट के डायरेक्शन में। किधर जा रहा है? ये बाहर निकल रहा है, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर होगा। इस वायर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया डीएल क्रॉस आर से। तो ये बात क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन देखो। और डीएल क्रॉस आर क्या होगा? डीएल और आर के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में डीएल और आर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया बात? और देख लो है भी, डीएल के भी परपेंडिकुलर, आर के भी परपेंडिकुलर। मान लो बी फील्ड ये है, यहां पर तो बी फील्ड बाहर है ना, तो देखो तो ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर नहीं है क्या? मैग्नेटिक फील्ड के पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? देखो तो आर, ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। और डीएल भी क्या है? यही तो है, ये है। तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो दो तरीके देखने का, एक तो स्क्रू, ज्यादा बेटर है कि तुम थंब यूज करो। राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दो, जहां पर भी फील्ड देखना है। तुम्हें यह पता सिर्फ होना चाहिए कि एग्जैक्टली इनवर्ड या आउटवर्ड किधर है।
दो में से एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि या तो इधर है या उसके अपोजिट है, फिर हम इससे डिसीजन ले लेंगे। तो अपने को ये सिर्फ ये तो क्लियर है कि या तो अंदर है या बाहर है। अंदर है, यहाँ पर अंदर ही या बाहर, ये अपने को क्लियर है। अब डिसीजन लेना अंदर या बाहर, बाहर। तो यहाँ पर बी फील्ड बाहर की तरफ है, यहाँ पर बी फील्ड अंदर की तरफ है। तो मैंने तुम्हें डायरेक्शन लेना सिखा दिया, कैसे डायरेक्शन लेते हैं। अब मैं थोड़ा इसके मैग्नीट्यूड पर बात कर लेता हूँ, डीबी का मैग्नीट्यूड। तो डीबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आई डीएल क्रॉस आर। सॉरी, डीएल क्रॉस आर को कैसे लिखेंगे, डीएल इंटू आर, और क्रॉस में साइन होता है, साइन थीटा, जहां थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है, अपॉन आर क्यूब, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीवी को वेक्टर में लिखने का तरीका भी सिखाया और उसका मैग्नीट्यूड भी मैंने लिख के दिखा दिया। तो दोनों तरह से अपने को डीवी मैग्नेटिक फील्ड लिखने आ गया, लेकिन जनरल फार्मूला पूछे तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखा करो। अगर तुमसे पूछ दे बायोट सावर्ट लॉ, तो ये मत लिखा करो, गलत ये भी नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। क्लियर हो गया बात। अब थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन और मैग्नीट्यूड पर बात कर लेंगे कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷, या म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका वैल्यू हम लोग ये पुट करते हैं इस कांस्टेंट का। तो यहाँ से म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, नाम है इसका मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। म्यू नॉट ऐसे पढ़ते हैं, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ये तो मैंने इसका वैल्यू लिखा, यूनिट नहीं लिखा मैंने। यूनिट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो तो ये तो 4 पाई नंबर है, तो 4 पाई का तो कोई यूनिट बनता नहीं है। इसका यूनिट लिखना है, इसको यहीं छोड़ दो। इसका यूनिट क्या, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। और देखो तो डीएल, डीएल भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। यूनिट लिखना है एसआई यूनिट, तो मीटर और ये मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से डीएल, डीएल मीटर और ये आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर बच जाएगा। ये मीटर यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, टेस्ला मीटर। टेस्ला मीटर
ये भी खत्म हो गया। और ये करंट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, एम्पियर। म्यू नॉट को मैंने यही छोड़ दिया, टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर बच गया एक, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं, यानी यूनिट क्या बनेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तुम्हें पूछ दे म्यू नॉट का डायमेंशन बताओ, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। अच्छा, ये मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी बोलते हैं, फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम का डायमेंशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वो अपने को लिखना है। तो देखो, तो म्यू नॉट को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो कितना हो जाएगा, dv r स्क्वायर 4 पाई i dl साइन थीटा। म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए, इसका तो कोई डायमेंशन, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। dB यानी मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है, पहले से सिखा चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखना यहां से लिख लो, F = I/L/B। करंट कैरिंग वायर पर फोर्स वाले फार्मूला से भी लिख सकते हो, या किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैसे लिखते थे, QVB साइन थीटा। यहाँ भी साइन थीटा कर देता हूँ, हालांकि कोई जरूरत नहीं है डायमेंशन लिखने में। किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ये लिखते थे, किसी करंट कैरिंग वायर पर फोर्स यहाँ से लिखते थे। तो यहाँ से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना है, तो फोर्स का डायमेंशन अपॉन करंट का डायमेंशन अपॉन लेंथ का डायमेंशन। तो यहाँ से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का पहले हम लोग लिख लेंगे, कैसे, इसी से लिखता हूं मैं। तो B = क्या हो जाएगा, F/IL। F कितना, mLT-2, I का तो A लिख देता हूं मैं, और L का L। तो यहां से देखो, तो L से L कैंसिल हो गया, तो क्या डायमेंशन है मैग्नेटिक फील्ड का, m L का पावर 0, T का पावर -2, A का पावर -1। मैग्नेटिक फील्ड का हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, L स्क्वायर, अपॉन करंट है ये एम्पियर, dl यानी लेंथ, साइन थीटा का कुछ नहीं। तो क्या बचेगा, एक लेंथ से लेंथ कैंसिल, कितना हो जाएगा, m, एक L बच गया, L T-2 और A-1 ऊपर, और ये A-1, A-2। ये म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला। तो हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला सीखा, वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और म्यू नॉट का यूनिट और डायमेंशन पर बात कर लिया, म्यू नॉट का वैल्यू पर बात कर लिया। अब बायोट सावर्ट लॉ किसी स्मॉल सेक्शन, डीएल सेक्शन ऑफ वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करते थे। अब इस बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से
मैं किसी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बताऊंगा। क्योंकि ये वायर स्ट्रेट नहीं था, इसीलिए तो डीएल सेक्शन लिया था मैंने। तो किसी स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं हम लोग। हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्सप्रेशन तुम्हारे बोर्ड में पूछ सकता है। ये कोई करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है। इस करंट कैरिंग वायर के कारण मुझे पी पॉइंट, ये पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस करंट कैरिंग वायर के कारण, स्ट्रेट वायर है जिसका कुछ लेंथ है। तो हम लोगों ने तो बायोट सावर्ट लॉ सीखा है, डीएल सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड। उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखेंगे और फिर उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही मैं करने जा रहा हूं। उसमें क्या क्या गिवन रहेगा, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो इस वायर से डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा। इस डिस्टेंस को मैं डी लेता हूं और हमेशा पूरे फार्मूला में मैं जहां पर भी फील्ड निकालना होगा अपने को, वायर से उसका डिस्टेंस हमेशा मैं डी ही लूंगा, जनरल फार्मूला जब यूज करूंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि वायर से डी डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पर फाइंड करना है वो अपने को दिया हुआ है। क्या करते हैं हम लोग, एक वायर का डीएल सेक्शन लेते हैं हम लोग, क्योंकि अपने को बायोट सावर्ट लॉ तो यूज करना है ना। तो मैं वायर का एक डीएल सेक्शन लेता हूं। उस वायर के कारण यहां पर मैं बी फील्ड लिखना चाहता हूं। पोजीशन वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूं आर वेक्टर। तो देखो, तो इस डीएल के कारण पी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट से लिख सकता हूं मैं कितना, डीबी एट पी। ये क्या है मैं इसके बारे में लिख देता हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल ऑफ द वायर। इस करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कैसे लिखूंगा, डीबी का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं। कैसे लिखा था, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लिखा था मैग्नीट्यूड वाइज। अब
थीटा क्या है? डीएल और आर के बीच का एंगल। डीएल और आर, डीएल तुम्हारा ये है, ये वाला डीएल है, और आर ये है, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। तुम्हारा थीटा कहाँ है? ये है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन पर भी बात कर लेता हूं कि डायरेक्शन किधर होगा। तो तुम्हें डीएल और आर देखो तो बोर्ड के प्लेन में ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो बोर्ड के प्लेन के अंदर है या बाहर है। दो तरीका, स्क्रू डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ करेंगे तो अंदर अंदर जाएगा स्क्रू, या फिर करेंट के डायरेक्शन में थंब को रख दिया, मुझे यही सिर्फ चेक करना है कि अंदर या बाहर। अंदर है तो यहां पर भी फील्ड किधर है? डीबी का डायरेक्शन अंदर है। ये क्लियर हो गया अपने को। अब देखो, तो जितना भी तुम डीएल लोगे, जितना भी डीएल लोगे, ये डीएल लो और आर ये लो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो अंदर ही होगा। डीएल क्रॉस आर, डीएल आर, डीएल क्रॉस आर। तुम जितना डीएल ले लो, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होने वाला है। तो मुझे डीएल के कारण पता चल गया, मैं पूरे के कारण चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर लिखना, पूरे वायर के कारण। तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन तो अंदर ही है, सबका डायरेक्शन एक है। तो सबको जोड़ना, सभी का मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना, या बोलो एक का मैग्नेटिक फील्ड लिख के इंटीग्रेट कर दो। तो मैं वही करने जा रहा हूं। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं लिखना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, मेरा वायर कितना है? मेरा वायर ये है, सपोज मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P इज, P पॉइंट पर स्ट्रेट वायर के कारण। तो वो कितना लिखूंगा मैं? B एट P dVP का इंटीग्रेशन, और dVP का इंटीग्रेशन, तो dVP का वैल्यू कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन होल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहां से देखो तो कांस्टेंट क्या क्या है? हर एक डीएल सेक्शन के लिए आर चेंज हो जाएगा। इस डीएल के लिए आर देखो इतना डी हो जाएगा, इस डीएल के लिए आर और बड़ा हो जाएगा। तो डीएल भी चेंज हो रहा है, आर चेंज करेगा तो थीटा भी चेंज करेगा। इस डीएल के लिए थीटा 90 डिग्री, इस डीएल के लिए थीटा 90 डिग्री, इस डीएल के लिए, इस डीएल के लिए थीटा ये, इस डीएल के लिए थीटा और बढ़ जाएगा, इस डीएल के लिए थीटा ये। तो देख लो थीटा, थीटा भी वेरिएबल है मेरा। तो थीटा भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, डीएल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। डीएल भी तो एक वेरिएबल ही है। तो मेरे पास तीन वेरिएबल है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। अब तीन वेरिएबल के साथ मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। या तो सबको थीटा के टर्म में कर दो, या सबको आर के टर्म में कर दो, या सबको डीएल के टर्म में कर दो।
एल के टर्म में। तो मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और सिंगल वेरिएबल में मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं थीटा में करना चाहता हूं। मैं सबको थीटा में करना चाहता हूं वेरिएबल को। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को यहीं रोक देता हूं, और मैं सबसे पहले dl को एलिमिनेट करता हूं, थीटा के टर्म में लिख दूंगा, r को थीटा के टर्म में लिखूंगा। तो पहला काम तो मैं ये करने जा रहा हूं। तो मैं क्या क्या चेंजिंग करने जा रहा हूं, dl को थीटा के टर्म में और r को थीटा के टर्म में लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं r को थीटा के टर्म में लिखता हूं। तो देखो, तो ये तो अपने को नोन है, ये डिस्टेंस गिवन है कि वायर से डी डिस्टेंस पर अपने को फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिक्स है। तो मैं इस r को, इस वेरिएबल को इस कांस्टेंट के टर्म में रिप्लेस कर देता हूँ, और थीटा के टर्म में। कैसे, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसको मैं रिलेट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन यूज होगा। मैं लिखने जा रहा हूं इस ट्राइंगल के लिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। तो यहां से r कितना हो जाए, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर। तो r इक्वल टू डी बाई साइन थीटा। ये हो गया r। देख लो, यहां से मैं r को रिप्लेस कर दूंगा थीटा के टर्म में। एक मैं और रिप्लेस करने वाला हूं dl को। dl को कैसे रिप्लेस करूं, तो यहां पर करते कैसे, सोचते कैसे हैं, यहां से जहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं वायर का, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूं, जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं वहां से वायर में परपेंडिकुलर डालो, यही है। इससे मैं L लेंथ पर, यहां से मैं L लेंथ पर DL लेंथ का वायर मैंने लिया है। ये जो DL लेंथ है दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि पता भी ना चले, जस्ट ये। तो यहां से L लेंथ पर DL लेंथ का मैंने वायर लिया था। तो देखो, तो ये इसमें और मैं इसमें रिलेट करता हूं, इन दोनों में, क्योंकि मुझे dl लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, dl डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, पहले l लिख लेंगे और l को जो आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, l को डिफरेंशिएट कर देंगे तो dl बन जाएगा। तो काम ऐसे करना, डायरेक्ट dl हम लोग नहीं लिखते। तो मैं यहां से l लेंथ पर dl लेंथ का वायर लिया था। तो देखो, तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये बेस, इस एंगल के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कैसे लिखते हैं, tan से। इस एंगल के लिए क्या लिखूंगा मैं, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू डी बाई एल। एल इक्वल टू क्या, माइनस डी बाई tan थीटा। इसको tan थीटा को देखो तो मैं लिख सकता हूं माइनस डी कॉट थीटा। मैं एल देखो तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, मुझे dl चाहिए था ना,
तो डीएल चाहिए, तो मैं इसको डीएल कैसे बनाऊंगा, एल को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डीएल अपॉन डी थीटा। तो इधर भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो माइनस डी तो कांस्टेंट है, और कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा को क्रॉस कर दूंगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देख लो मैंने, अब मैं डीएल के जगह पर भी रिप्लेस कर सकता हूँ थीटा के टर्म में, और आर को भी रिप्लेस कर सकता हूँ थीटा के टर्म में। मैंने डीएल और आर फाइंड कर लिया, अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसके बाद तुम ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, तो फिर से लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 1 माने थे ना, तो फिर से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा यही था। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, किसका किसका, आर का और डीएल का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल के जगह क्या हो जाएगा, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन थीटा अपॉन आर की जगह इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डी 1 बाई साइन थीटा को कॉसेक थीटा। तो आर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक डी से एक डी कैंसिल, क्या बच जाएगा, बी एट पी। नेट फील्ड लिख रहा था तभी तो इंटीग्रेट किया हूं। कांस्टेंट को बाहर कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा डी थीटा। ये हुआ। अब यहां से वापस डायग्राम पर ध्यान दो, इसको मैं हटा देता हूं, डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। यही मेरा डायग्राम था, ये डीएल था, थीटा 180 माइनस थीटा। सपोज वायर यहां तक था, यही सिचुएशन था। थीटा का लिमिट कहां से कहां, सबको मैंने थीटा के टर्म में कर दिया। अब थीटा का लिमिट कहां से कहां, तो करंट देखो तो नीचे से ऊपर की तरफ है, करंट यही फ्लो कर रहा है। तो सबसे जो पहला सेक्शन लेंगे वो यहां वाला लेंगे, और सबसे लास्ट वाला सेक्शन यहां लेंगे हम लोग। लास्ट वाला सेक्शन यहां और पहला सेक्शन यहां। तो इस सेक्शन के लिए मान लो डीएल मैं दिखा देता हूं, ये डीएल, इस डीएल के लिए थीटा क्या है, पहला जो थीटा है वो यही है, इस डीएल का थीटा, जो कि थीटा 1 बनेगा मेरा। तो मैं इसे थीटा 1 कह रहा हूं। और लास्ट वाला थीटा कहां जाएगा, सबसे लास्ट वाला डीएल कहां है, यहां है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन से, करंट इधर है तो सबसे पहले डीएल नीचे होगा। करंट अगर नीचे होता तो सबसे पहला डीएल ऊपर होता।
करंट ऊपर की तरफ है तो सबसे पहला डीएल यहाँ, लास्ट वाला डीएल यहाँ। तो सबसे लास्ट वाला डीएल कहाँ है? यहाँ है। इसका पोजीशन वेक्टर डीएल और आर डीएल एंगल, ये इसको मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूं। ये एंगल, ये तुम्हारा θ2 है। इनिशियल वाला इंटीरियर एंगल बन रहा है और फाइनल वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ध्यान देना। θ2 μ0/4 πI/d साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तुम्हें पता होगा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। θ1 से θ2। इसको ऐसे सोचेंगे कि माइनस साइन हटा देंगे तो लिमिट उलट जाएगा। कॉस थीटा θ1 θ2। ये मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर का है, जिसका फार्मूला ऐसे लिखते हैं, μ0/4 πI/d। डी कौन सा डी? जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूं वहां से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये डी कौन सा डी है? कोई डी नहीं है। जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं वहां से वायर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। ये cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 इनिशियल एंगल, जहां तक वायर है उसका इनिशियल एंगल θ1, और θ2 फाइनल एंगल। इनिशियल एंगल देखो तो इंटीरियर बनता है, फाइनल एंगल एक्सटीरियर बनता है। ये फार्मूला हुआ। फार्मूला ऐसे ही डिराइव करते हैं, फार्मूला यही रहता है, लेकिन इस फार्मूला को मैं थोड़ा मैनिपुलेट करता हूं। मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करके मैं इस फार्मूला को मैं और इजी फॉर्म में लिखना चाहता हूं। एक कंफ्यूजन है पहले वाले का, इंटीरियर एंगल, इनिशियल इंटीरियर एंगल, फाइनल एक्सटीरियर एंगल। मैं करना चाहता हूं क्या कि फाइनल भी मैं इंटीरियर एंगल ही लिखना चाहता हूं। मैं कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, दोनों का मैं इंटीरियर एंगल लिखना चाहता हूं। इसका तो इंटीरियर है ही, इसका भी मैं इंटीरियर लिखना चाहता हूं। तो अगर मैं इसको इंटीरियर लिखूं, अगर मैं इसको इंटीरियर मान लूं, अगर मैं इसे θ2 कहता, इसे ना θ2 कह के इसे θ2 कहा होता, तो जो इस फार्मूला में जो मेरा θ2 है वो कितना होता? 180 माइनस θ2। देख लो, इसको θ2 ना कह के मैं इसको θ2 बोलता, इसको θ2 बोलता, तो ये कितना हो जाता? ये वाला एंगल 180 माइनस θ2। तो यहां पर जो θ2 लिखा था वो θ2 की जगह 180 माइनस θ2 लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा? B at P इक्वल टू μ0/4 πI/d cos θ1 माइनस cos 180 माइनस θ2।
cos 180 माइनस थीटा टू माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो जो थीटा टू मेरा एक्सटीरियर था, अगर मैं इंटीरियर को थीटा टू बना दूं तो फार्मूला में ये चेंजिंग हो जाएगा। अगर एक एक्सटीरियर को तुम थीटा टू लेते थे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, एक्सटीरियर को थीटा टू तो यहाँ माइनस, इंटीरियर को थीटा टू तो ये। तो एक्सटीरियर जब थीटा टू था, जब तुम्हारा ये थीटा टू था, तो उसके लिए तो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है पहले से। अब मैं इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना देता हूँ। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा होगा तुम्हारा? थीटा वन, थीटा टू, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखेंगे, और मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा मैं फार्मूला को ऐसे ही लिखूंगा, दोनों मैं इंटीरियर एंगल यूज करूंगा थीटा वन थीटा टू को। और बहुत ध्यान रखना, इस फार्मूला को हमेशा इसी फॉर्मेट में मैं लिखा करूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, बाकी इधर जो हो जाए सेट होकर के वैल्यूज में थीटा वन थीटा टू के अकॉर्डिंग। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ऐसे लिखा करूंगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। डायमेंशनली देख लो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करेंट अपॉन डिस्टेंस, ना कि डिस्टेंस का स्क्वायर है। डायमेंशनली ध्यान रख लो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करेंट अपॉन डिस्टेंस, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। अच्छा, कुछ लोग जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे बुक्स में भी ऐसा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ऐसे लिखा रहेगा, तो तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने कॉस वाला सिखाया यहाँ साइन है। क्यों ऐसा है? अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा डायग्राम में। क्या चेंज करना पड़ेगा? देख लो, जो मैंने इसको थीटा टू लिया है, इसके अकॉर्डिंग ये थीटा टू होगा, और इसके अकॉर्डिंग थीटा वन ये है। अगर तुम ये फार्मूला लिखते हो तो तुम्हें थीटा वन इसको बोलना पड़ेगा और थीटा टू इसको बोलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉस थीटा में कौन सा थीटा लेते हैं और साइन थीटा में कौन सा थीटा लेते हैं। कॉस थीटा वाला में थीटा वन थीटा टू, साइन थीटा वाले में थीटा वन थीटा टू। तो अगर साइन से चलते हो तो यहाँ वाला थीटा लेना है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं वो उससे जो परपेंडिकुलर लाइन है, एक्सट्रीम वायर कितना एंगल बना रहा है उस पोजीशन से, इससे एक्सट्रीम वायर कितना पोजीशन बना रहा है, थीटा टू और ये थीटा वन। तो मैं ऐसे कभी नहीं चलता, अपना अपना तरीका, कुछ लोग इस तरह से बताते हैं, कुछ लोग इस तरह से बताते हैं। कोई एक फार्मूला पकड़कर हम लोग चलेंगे, ये नहीं कि जानेंगे कि ये कैसे आता है, ये किसके अकॉर्डिंग है और ये किसके अकॉर्डिंग है। आना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन तुम प्रोसीड एक तरीके से किया करो, और बेहतर तरीका है कि तुम ऐसे ही प्रोसीड करो। सबसे आसान तरीका यही होता है एक्सप्लेन करने का। तो मैं इसी फॉर्मेट से लिखूंगा, तो मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग थीटा वन और थीटा टू। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में कुछ और करेंगे।